रूबरू में आज हमारे साथ हैं भाजपा की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती। उमा जी, राजनीति से अलग एक प्रश्न कि सबसे पहले मैं चाहूँगी आप अपने बचपन के बारे में बताएं। बचपन कैसा था वह? बहुत अच्छा, क्योंकि आमतौर पर लड़की का स्वागत नहीं होता घर में। मेरे तो पिताजी की इच्छा थी जब मैं माँ के गर्भ में थी तभी कि उन बेटी होनी चाहिए घर में, और इसके लिए उनने हमारे घर के सामने शंकर जी का मंदिर उसको जल चढ़ाया कि हमको बेटी चाहिए, क्योंकि मेरी बड़ी बहन ब्याह के जा चुकी थी, 4 भाई थे। तो और मैं जब जन्मी तो इतना सेलिब्रेशन हुआ क्योंकि लड़की पैदा हो गई, तो बहुत खुशियाँ मनाएंगी। मेरे भाइयों में तो कुश्ती होती थी इस बात को लेके कि मुझे नहलाएगा कौन और रात में साथ कौन सुलाएगा अपने सीने पे। माँ खाली दूध पिलाती थी और मैं भाइयों के सीने पे ही सोती थी, इसलिए मेरा तो बचपन बहुत अच्छा बीता, स्वर्ग जैसा। आप बचपन से ही प्रवचन करने लगे, क्या उस वक्त में जब आप 16 की उम्र में रही होंगे, 17 की उम्र में रही होंगी, जब कोई भी लड़की जो है वो एक अलग किस्म के सपने देखती है, घर के गृहस्थी के सपने वो देखती है, क्या उस वक्त ये एहसास था कि मैं राजनीति में जाऊंगी, ऐसा कुछ? नहीं, मैं तो राजनीति से नफरत करती थी और नेताओं का मजाक बनाती थी। लेकिन अब मैं कह सकती हूँ कि राजनीति बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि मैंने राजनीति में आने के बाद वो काम कर लिए जो मैं 10 जिंदगी प्रवचन करती रहती तो ना कर पाती। जैसे रेलवे लाइन आ गई मेरी जन्मभूमि पर, और इंदिरा सागर बांध आ गया 1500 मेगावाट का, यहाँ रीजनल सेंटर आ गया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का साई का भोपाल में, और बड़े आंदोलनों में भी भागीदारी हो गई, जैसे अयोध्या का आंदोलन। मतलब आज़ादी के बाद के जो 3-4 महत्वपूर्ण आंदोलन है उसमें एक अयोध्या आंदोलन भी है, उसमें भागीदारी भी हो गई। और इसके बाद में अभी गंगा के अभियान में भी लगी हुई हूँ, और ये सब कहीं ना कहीं मुझे राजनीति में होने का इससे लाभ मिलता है। मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे प्रश्न का यही आशय है कि वह कौन सा संधि स्थल था जबकि आप एक प्रवचन कर रही थी, साधिका थी आप, आध्यात्म था जीवन में, कि अचानक जीवन में एक क्रांति आई और आप सामाजिक सरोकार के साथ, उसको उस वक्त राजनीति शब्द देना गलत होगा, आप सामाजिक सरोकार के साथ जुड़ गई। मैं उस संधि स्थल के बारे में पूछना चाहूँगी जीवन के। वो संधि स्थल आया था जब मैं 5-7 साल विदेश में रह के लौटी, और मेरे अपने गाँव में मैंने बहुत गरीबी देखी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा वो, और मैंने छोटी छोटी बातें उठानी शुरू कर दी लोगों की, और वो धीरे धीरे बड़ी बातें बन गई, उसका समर्थन बड़ा होता गया। तो वो इस समय था जो एक मतलब धार्मिक प्रवचनकार की जगह पर धीरे धीरे मैं आ गई लोगों के सामाजिक अभियान में, और वो सामाजिक अभियान राजनीति में बदल दिया राजमाता सिंधिया जी ने, जो ग्वालियर की राजमाता सिंधिया थी, क्योंकि वो मेरी माँ जैसी थी। उन्होंने कहा आप राजनीति में आओगी तो आपके अभियान को और बल मिलेगा, तो मैं राजनीति में आ गई। इसके बाद जीवन जो 2 ट्रैक पर चला, एक धर्म दूसरी राजनीति, इसको आप किस एंगल से देखती हैं? क्या धर्म पर राजनीति आरोपित होती है या राजनीति में धर्म आरोपित होता है? क्या इसका फलसफा क्या है? नहीं, दोनों ट्रैक पर नहीं चला, जीवन का ट्रैक एक ही था। धर्म तो स्वभाव में होता है ना, और राजनीति कार्य क्षेत्र था, तो इसलिए मुझे तो नहीं लगा कि वो 2 ट्रैक पर, मेरी जिंदगी एक ही ट्रैक पे थी। आध्यात्मिक जीवन और दूसरा राजनीतिक जीवन, अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो? नहीं, दोहरा जीवन तो हो नहीं सकता ना, मेरा तो नहीं है दोहरा जीवन, बल्कि मेरे को आध्यात्मिकता से एक आधार मिला है, ज़्यादा सिंसियर होने का, ज़्यादा निष्ठावान होने का, और ऊर्जा ज़्यादा मिली है, और फोकस हूँ, बहुत एकाग्र बहुत रहती हूँ जिन कामों को करना होता है, लक्ष्यनिष्ठ हूँ। इसलिए मुझे आध्यात्मिक होने से राजनीति में लक्ष्यनिष्ठ होना, सिद्धांतनिष्ठ होना और प्रतिबद्ध होना, ये चीज़ें मिली। राजनीति में अब हम बातचीत के उस बिंदु पर हम पहुंचते हैं जबकि राजनीति को धर्म के नाम पर किया जाता है, यानी कि धर्म आधारित जो राजनीति होती है, एक आपका आध्यात्मिक जीवन था और दूसरी ये जो धर्म आधारित राजनीति जो देखने को मिलता है, उसके बाद तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? धर्म आधारित राजनीति पर क्या कहेंगे आप? ये तो कांग्रेस ने और समाजवादी और साम्यवादियों ने पैदा किया है। हम तो राजनीति में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते, हम तो एक ही, हमारी राजनीति राष्ट्रीय बिंदुओं पर आधारित है। एक प्रश्न और कि हम धर्म निरपेक्ष राष्ट्र के नागरिक हैं, लेकिन क्या यह दुर्भाग्य नहीं है कि विभिन्न राजनीतिक दल जब अपने प्रत्याशियों की गणना करते हैं तो गणना जाति आधारित होती है? ये विसंगति क्यों है? विभिन्न राजनीतिक दल में है, जिसे मैं कह सकती हूँ कि वो भी परे नहीं है जहाँ से आप ताल्लुक़ रखती हैं।
इसमें तो मुझे मीडिया और राजनीतिक दलों का बराबर का योगदान लगता है। मीडिया क्यों इसको हाईलाइट करता है, ना करे, उसको इग्नोर करे। तो इसलिए मैं दोनों को इसमें बराबर का अपराधी मानती हूँ। अब एक प्रश्न कि आपने संन्यास ले चुकी हैं, दूसरे सामाजिक सरोकार से आप जुड़ी हुई हैं। संन्यास का अर्थ होता है वितराग हो जाना, अपेक्षाओं से रहित हो जाना। तो इनको निभाते हुए और फिर संन्यास में बने रहना, क्या अपेक्षाएं, क्या विषय बीच में आक्रांत नहीं करता या हस्तक्षेप नहीं करता? मैं सन्यासी के रूप में कैसी हूँ इसको जज करने का अधिकार मेरे गुरु के अलावा करते हैं। मैं एक मनुष्य, एक स्त्री, एक हिंदू और एक हिंदुस्तानी के नाते कैसी हूँ इसका जज करने का अधिकार दूसरों को है। सन्यासी के रूप में तो अगर मेरी कोई समीक्षा कर पाएगा तो सिर्फ मेरे गुरुजी कर पाएंगे। एक मध्य प्रदेश में स्त्रियों की स्थिति के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो आंकड़े हैं और जो सच्चाई भी है, और सच्चाई में भी आंकड़ों की बात नहीं, मेरा प्रश्न है कि घर के जो रिश्तेदार होते हैं वो उत्पीड़न करते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण समझती हैं आप? ये मध्य प्रदेश की बात नहीं है, ये यूनिवर्सल है। स्त्रियों के प्रति पुरुषों का जो नज़रिया है वो स्त्रियों को ही बदलना होगा, माँ को बदलना होगा। बचपन से ही माँ को बहन के प्रति लड़के का नज़रिया, जैसे मैं एक छोटा सा, जैसे मजाक में हम लड़के से बात करेंगे तो 3-4 साल की उम्र से हमसे शादी करोगे, इससे शादी करोगे, उससे शादी करोगे, मतलब हम उसकी दृष्टि में ही बिठा देते हैं कि स्त्री भोग्या है। लड़कियों से हम ऐसे मजाक नहीं करने देते। तो मैं ये नहीं कह रही कि लड़कियों से भी ऐसे मजाक करने चाहिए, मैं कह रही हूँ कि लड़कों से भी नहीं करने चाहिए। तो हम तो उसकी लड़की के प्रति उसका दृष्टिकोण ही बदल देते हैं स्त्री के प्रति। तो मुझे तो ये लग रहा है कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका तो माँ की ही है कि बच्चे को शुरू से ही लड़के को सिखाए बहन की इज्जत करना, बहन को नीची नज़र से नहीं देखना, उसको इन्फीरियर नहीं समझना, और बहन की जो सखियाँ हैं, सहेलियाँ हैं, उनके प्रति ये भाव नहीं रखना कि ये तो सिर्फ भोग्या हो सकती है। तो इसलिए मुझे तो स्त्रियों की ही भूमिका इसमें अहम लगती है। कानून तो बहुत बाद में सामने आता है, जब वो व्यक्ति बिगड़ चुका है, स्त्री पर झपट पड़ा है, उस समय पर फिर कानून अपनी कार्रवाई करे, लेकिन उसकी जो मनोवृत्ति है, उसका जो निर्माण हुआ है, वो तो घर में हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक सन्यासी के जीवन में फैसला करने, उसके सन्यास के बारे में फैसला करने का हक सिर्फ और सिर्फ उसके गुरु का होता है। जीवन की और बाकी जिम्मेदारियों में और भी ज़्यादा ओढ़ने की ललक लिए आज हमारे साथ थी भाजपा की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती।